Today we will discuss rotational kinetic energy. Yesterday we discussed about the moment of inertia of a rigid body, and now today we will discuss the rotational kinetic energy, and then we will derive the relation between rotational kinetic energy and moment of inertia of a body. See, suppose we have a three-dimensional system. It consists of three axes that are mutually perpendicular to each other: x-axis, y-axis and z-axis. We have a three-dimensional system, and this three-dimensional system is made up of three mutually perpendicular axes: x-axis, y-axis and z-axis. Suppose बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक rigid body है. Suppose this rigid body is rotating in xy plane. इस xy plane में रोटेट कर रही है about this vertical z axis with angular velocity omega. हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है xy प्लेन में, ठीक है ना, ठीक है ना, about the vertical z axis with uniform angular velocity omega. आपको पता है जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है उस बॉडी को एक एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. यहां हमारे पास जो ये रिजिड बॉडी है ये रोटेशनल मोशन में है, लिहाजा इस वक्त जो इसको काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी. ठीक है ना, हम ऐसे कहेंगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ रिजिड बॉडी by virtue of its rotation about a given axis is called its what energy? Rotational kinetic energy. The energy possessed by a rigid body while rotating about a given axis, that energy is called as what? Rotational kinetic energy of a rigid body. Today we will derive the expression for this rotational kinetic energy of a rigid body. तो आपने देखा जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है उस बॉडी को ड्यू टू इट्स रोटेशन इस बॉडी में एक एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. आज हम उसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे. सपोज बच्चों हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है एक्स वाई प्लेन में अबाउट z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सपोज जो रिजिड बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स. सपोज बच्चों ये पार्टिकल नंबर 1 है, इसका मास है m1. सपोज दिस पार्टिकल इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज ये पार्टिकल नंबर 2 है, इसका मास है m2. इट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, ठीक है. यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल तीसरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल की मास जो है वो मैं लूंगा m3. इट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. हमारे पास एक और पार्टिकल है, इसका मास मैं लूंगा m4. सपोज इट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. हमारे पास nth पार्टिकल है जिसका मास है mn. सपोज इट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली. दिस रिजिड बॉडी consists of n particles having masses m1, m2, m3, m4 dash 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 to mn, which are at perpendicular distances r1, r2, r3, r4 dash 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 rn from the axis of rotation. What is your axis of rotation? Z axis is the axis of rotation here. आपको पता है जब ये रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है इसका हर एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है. जब एक रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है अबाउट सम गिवन एक्सिस, उस वक्त जो इस रिजिड बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कल्स में मूव कर रहे हैं with same angular velocity as that of the rigid body about the given axis. जब भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है इस रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मूव करते हैं सर्कुलर पाथ्स में, जैसे आपको सिखाया था जब मैंने रोटेशनल मोशन डिफाइन करा था.
जब भी एक रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी अबाउट ए गिवन एक्सिस, उस वक्त क्या होता है, जो इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ्स में मूव कर रहे हैं। उन तमाम सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और उन तमाम पार्टिकल्स को सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है एज दैट ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस। यानी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा, लिहाजा जब पार्टिकल ऑफ मास m1 सर्कल डिस्क्राइब करेगा, इसका जब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हर एक पार्टिकल जो होगा m1 m2 m3 m4 m4 m5 डैश डैश, ये सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं और इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ रिजिड बॉडी। हाउएवर इन पार्टिकल्स की जिनकी रिजिड बॉडी बनी हुई है, इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो है डिफरेंट। पार्टिकल नंबर 1 की लीनियर वेलोसिटी एक होगी, पार्टिकल नंबर 2 की लीनियर वेलोसिटी दूसरी होगी, पार्टिकल नंबर 3 की लीनियर वेलोसिटी तीसरी डिफरेंट होगी। तो लीनियर वेलोसिटीज क्यों डिफरेंट है? बिकॉज जो ये पार्टिकल्स है दे आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दे आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो ये पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के हैं इनको है सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ रिजिड बॉडी, मगर इन हर एक पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है दे आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी पार्टिकल नंबर 1 जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस r1, पार्टिकल नंबर 2 जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस r2, और ये r2 और r1 आपस में डिफरेंट है। जब when they are at different distances from the axis of rotation, then their linear velocities will be different। ठीक है, मैं यहां कहूंगा लेट v1 v2 v3 डैश 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 vn be the linear velocities of these particles। जो ये पार्टिकल्स है इनकी जो लीनियर वेलोसिटीज है वो मैंने ले ली। क्या क्या ले ली बच्चों? शाबाश v1, शाबाश, और क्या ले ली बताओ फटाफट? v1 v2 शाबाश, v3 v4 डैश 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 vn, ये इनकी लीनियर वेलोसिटीज है। यानी पार्टिकल नंबर 1 जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है, पार्टिकल नंबर 2 जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी v2 है, पार्टिकल नंबर 3 जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो है v3, पार्टिकल नंबर n जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी है vn। Let E1, E2, E3 dash 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 En be their kinetic energies respectively, be their kinetic energies respectively। ये जो पार्टिकल्स है इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज है वो मैंने ले ली E1, E2, E3 डैश 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 E1। यानी पार्टिकल नंबर 1 जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली E1, पार्टिकल नंबर 2 जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली E2, पार्टिकल नंबर 3 जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली E3, पार्टिकल नंबर n जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली E1 En। Therefore जो E1 होगा वो होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, जो E2 होगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर, जो E3 होगा वो होगा 1/2 m3 v3 स्क्वायर डैश 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 डैश, जो En होगा वो होगा 1/2 mn vn स्क्वायर। E1 is equal to 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये पार्टिकल नंबर 1 की काइनेटिक एनर्जी है। E2 is equal to 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये पार्टिकल नंबर 2 की काइनेटिक एनर्जी है। Similarly E3 and E4, these are the kinetic energy for the other particles। If Ek is the rotational kinetic energy, if Ek is equal to rotational kinetic energy of a rigid body, अगर Ek मेरी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, तब जो Ek होगी ये होगी इन तमाम काइनेटिक एनर्जीज का सम। अगर Ek है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, तब Ek होगी बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3 प्लस डैश 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m। देन जो आपका Ek होगा ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 प्लस En। अगर Ek जो है अगर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी होगी
तब जो आपका EK होगा ये होगा सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज पॉजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब हम यहां पर E1 E2 E3 E4 डैश 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 En का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो आप लोगों को क्या निकलेगा, आप लोगों को निकलेगा EK इज इक्वल टू E1 का वैल्यू मैंने निकाला, क्या है शाबाश, 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस E2 का क्या है 1/2 M2 V2 स्क्वायर, शाबाश। E3 का क्या है 1/2 M3 V3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/2 शाबाश Mn Vn स्क्वायर। We will call this equation number first. We will call this equation number first. क्योंकि जो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी इस रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसका सम। नाउ आपने रिलेशन पढ़ी है 9th क्लास में, V इज इक्वल टू R ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। V किसके बराबर होता है, R ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो पार्टिकल नंबर 1 जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी है v1, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा e। क्योंकि मैंने कहा जो रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स होंगे उन तमाम पार्टिकल्स जब वो पार्टिकल्स सर्कल्स में मूव करेंगे उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी सेम एज दैट ऑफ रिजिड बॉडी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। लेकिन इसकी लीनियर वेलोसिटी है v1, तो डिस्टेंस क्या है यहां पर r1, तो मैं ऐसे लिखूंगा v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। इसी तरह v2 होगा बराबर r2 ओमेगा, v3 होगा बराबर r3 ओमेगा डैश डैश डैश, vn होगा बराबर rn ओमेगा। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें मैं v1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसमें मैं v2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसमें मैं v3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और vn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है बच्चा, तो हमें क्या निकलेगा शाबाश, therefore EK is equal to 1/2 M1, अब v1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वो है r1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 M2, v2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वो है r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 M3, v3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वो है r3 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस vn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये बनेगा 1/2 mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर। आगे देखो क्या बनेगा, ये सॉल्व करो, EK इज इक्वल टू 1/2 m1, ये बनेगा ऐसे r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आगे क्या बनेगा बच्चों शाबाश, प्लस 1/2 M2 शाबाश, आप बताते नहीं हो, R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस शाबाश 1/2 M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर शाबाश प्लस डैश 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 प्लस 1/2 शाबाश MN शाबाश RN स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन में हर एक टर्म में जो 1/2 है वो कॉमन है और हर एक टर्म में ओमेगा स्क्वायर है, यानी 1/2 और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या है इस इक्वेशन में कॉमन। हम ऐसे लिखेंगे EK इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकालेंगे, M 1/2 कॉमन निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकालेंगे, 1/2 भी कॉमन निकाला, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकाला। ठीक है, तो आपको क्या रहा वहां पर ब्रैकेट में M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 MN RN स्क्वायर। यहां पर मैंने क्या काम किया बच्चों, 1/2 और ओमेगा स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाला। हर एक पहली टर्म में अब क्या रहा M1 R1 स्क्वायर, दूसरी टर्म में क्या रहा M2 R2 स्क्वायर, तीसरी टर्म में क्या रहा M3 R3 स्क्वायर, चौथी टर्म में क्या रहा MN RN स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 नाउ। चलिए अब हम आगे जाएंगे। देखो भाई, मगर ये हमने कल पढ़ा M1 R1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mnrn स्क्वायर। ये हो गया इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पढ़ा ना कब? बट m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mnrn स्क्वायर इज इक्वल टू I। व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कल पढ़ा हमने एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर बराबर है I। व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी अबाउट z एक्सिस। Therefore इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी जरा देखो। Therefore सेकंड बिकम्स, बोलो जल्दी, Therefore सेकंड बिकम्स, क्या बनी हमारी सेकंड? EK इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर इनटू I। ये I किसके बदले मैंने लिखा? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश एंड डैश। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे EK इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। EK इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और दिस इज द रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना? दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये निकाला आपने एक्सप्रेशन किसके लिए? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो है ये आपने एक्सप्रेशन निकाला किसके लिए? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, या ये है रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इस इक्वेशन से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करूंगा, दूसरी डेफिनेशन दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस इक्वेशन से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफाइन करूंगा। देखो बच्चों यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी EK जो है वो है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये निकाली ना मैंने, निकाली ना? EK इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, यानी अगर हमारी रिजिड बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी अगर हमारी रिजिड बॉडी जो ये है अगर ये रोटेट करती है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, उस वक्त क्या बनेगा? देन जो हमारा EK होगा ये बनेगा 1/2 I इंटू ओमेगा के बदले 1 इंटू 1 स्क्वायर। आपका ये बनेगा EK इज इक्वल टू 1/2 1 स्क्वायर हो गया 1 ही, EK हो गया 1/2 I, क्योंकि 1 स्क्वायर हो गया 1 ही बच्चा, तो ये हो गया EK इज इक्वल टू 1/2 I। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमको I निकलेगा बराबर ट्वाइस EK, हमें I निकला बराबर ट्वाइस EK, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहां पर डिफाइन करेंगे। हम बताएंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी व्हेन रोटेटिंग विद व्हाट एंगुलर वेलोसिटी? यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेम एक्सिस। यहां देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू ट्वाइस व्हाट इज EK? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी while rotating with unit angular velocity about that axis। समझा? This completes this question। Radius of dilation, आज हम पढ़ेंगे एक नई टर्म
एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो बच्चों कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल आया भी था इम्तिहान में। सपोज हमारे पास एक रिजिड बॉडी है बच्चों, दिस इज रिजिड बॉडी, ठीक है। सपोज दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, इसको मैं नाम रखूंगा z z डैश या ए बी। मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली, दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस ए बी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है बच्चा। एक रिजिड बॉडी मैंने ले ली, ये रिजिड बॉडी जो है ये रोटेट कर रही है अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज जो ये रिजिड बॉडी है इट इज मेड ऑफ n पार्टिकल्स, ये है पार्टिकल नंबर 1, इसका मास है m। सपोज ये पार्टिकल जो है इट इज एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज यहां पर मेरे पास पार्टिकल नंबर 2 है, इसका भी मास m है बट इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज यहां पर हमारे पास पार्टिकल नंबर 3 है, इसका भी मास है m, इट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज यहां पर हमारे पास पार्टिकल नंबर n है, इसका मास भी m है बट इट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, जो रिजिड बॉडी रोटेट करती है अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैंने कहा कि ये रिजिड बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स, ईच ऑफ मास m। हर एक पार्टिकल का मास क्या है m। पहला पार्टिकल जो है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है r1। दूसरा पार्टिकल जो है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है r2। तीसरा पार्टिकल जो है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है r3। चौथा है उसकी होगी r4 और जो nth पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है rn। अब अगर मैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा अबाउट द एक्सिस ए बी, जरा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आई में लूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body about the axis of rotation AB, about the axis of rotation, वो कौन सी एक्सिस है AB। सपोज जो रिजिड बॉडी है which is made up of n particles each of mass m having different distances from the axis of rotation। Suppose इस rigid body का जो moment of inertia with respect to its axis of rotation या about the axis of rotation जो है वो मैंने क्या लिया I। तो I as per definition I होता है बराबर m1 r1 स्क्वायर, मगर यहाँ m1 के बदले क्या है m, ये होगा m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 m r n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ए बी। सपोज इस रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है सपोज वो है m। इस रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है वो क्या है m। वो टोटल मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मास ऑफ पार्टिकल 2 प्लस मास ऑफ पार्टिकल 3 प्लस मास ऑफ पार्टिकल 4 प्लस डैश 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 पास मास ऑफ पार्टिकल m। ठीक है। अगर मैं क्या काम करूंगा, सपोज इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का मैं नाम रखूंगा P। सपोज इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या रखूंगा मैं P। सपोज मैं एक काम करूंगा, इस रिजिड बॉडी का जो सारा मास है वो किसके बराबर है m, उसको मैं प्लेस करूंगा एट दैट पॉइंट। सपोज दैट पॉइंट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस k फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट लिया which is at a perpendicular distance k from the axis of rotation। सपोज जो ये रिजिड बॉडी है
ये इसका था एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये थी m1, ये था पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4। सपोज इन तमाम पार्टिकल्स का जो मास है, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी, उसको मैंने प्लेस किया एक पॉइंट पे। उस पॉइंट का क्या नाम रखा? P। ये पॉइंट कितना दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? K। अगर इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मैंने इसका सारा मास किस पॉइंट पे प्लेस किया? पॉइंट P पे। अगर इस वक्त जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिजिड बॉडी का निकालूंगा, वो I होगा बराबर टोटल मास क्या है? M, डिस्टेंस क्या है? K। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mk²। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने इस वक्त निकाला इस रिजिड बॉडी का, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, देन जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे बताऊंगा मैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है ना, अबाउट ए गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point, the perpendicular distance of a point from the axis of rotation wherein whole mass of the rigid body is placed, then the body will have same moment of inertia as that it have due to actual mass distribution. ये मोमेंटम जो है, दिस इज ड्यू टू द एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं ये सारा मास किस पॉइंट पे रखूंगा? पॉइंट P पे, जो कितना दूर है एक्सिस से? K। अगर इस पॉइंट पे मास रखने से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस बॉडी का निकालूंगा, अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा एज दैट ड्यू टू द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, देन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। So radius of gyration of a rigid body about a given axis is the perpendicular distance of a point from the axis of rotation wherein whole mass of a body is placed, then the body will have same moment of inertia as that it has due to actual distribution of mass। ठीक है, तो मैं ऐसे चलूंगा। मैंने एक rigid body ले ली consisting of n particles each of mass m which are at distances r1, r2, r3 dash dash rn from the axis of rotation। इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ले लिया I, ठीक है ना, अबाउट द एक्सिस AB। Therefore by definition I होगा बराबर mr1² प्लस mr2² प्लस mr3² प्लस डैश 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 mrn²। देखो I इज इक्वल टू, यहां से मैं m कॉमन निकालूंगा, ठीक है, निकाला कॉमन, अंदर क्या रहा है? शाबाश, r1² प्लस r2² प्लस r3² प्लस डैश 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 rn²। ठीक है, ये जो इक्वेशन यहां निकली, इसका जो RHS है, इसको मैं डिवाइड भी करूंगा n से, मल्टीप्लाई भी करूंगा n से। RHS को डिवाइड भी करूंगा n से, मल्टीप्लाई भी करूंगा n से। किस साइड को? RHS को। तो मुझे क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू m इंटू n, शाबाश, r1² प्लस r2² प्लस r3² प्लस डैश डैश rn² डिवाइडेड बाय n। इसको मैंने मल्टीप्लाई भी किया n से, डिवाइड भी किया n से। देखो n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, m है मास ऑफ वन पार्टिकल। मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी हो गया टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी। ओ भाई, अगर रिजिड बॉडी में 10 पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का मास 2 है, टोटल मास कितना हो गया? फिर 10 इंटू 2, वो कितना हो गया? 20। अगर रिजिड बॉडी में 10 पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का मास है 2, हर एक पार्टिकल का मास है 2 2 2, ठीक है ना, तो रिजिड बॉडी का मास कितना होगा? 10 इंटू 2, वो कितना होगा? 20। यहां पर जो है n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, m जो है वो है मास ऑफ वन पार्टिकल, लिहाजा बट ये m इंटू n जो होगा, ये होगा कैपिटल M, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी। ये होगा कैपिटल M, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी। m इंटू n जो होगा, ये होगा टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा इक्वेशन? ये I इज इक्वल टू, शाबाश, m n के बदले क्या लिखूंगा मैं? m इंटू, बोल दे रहे हो,
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको रखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम काम, ये निकाला मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का ड्यू टू एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं क्या काम करूंगा, सपोज इस रिजिड बॉडी में लूंगा एक पॉइंट P, जहां पर इस रिजिड बॉडी का सारा मास में रखूंगा, ठीक है ना। सपोज जो ये पॉइंट P है, इट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस K फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, लेट I dash is equal to moment of inertia of a rigid body. Let I dash is equal to moment of inertia of a rigid body about the axis AB when its whole mass m, when its whole mass m is placed at point P, is placed at point P, which is at a perpendicular distance K, which is at a perpendicular distance K from the axis of rotation। बच्चों ये देखो, ये निकाला मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ड्यू टू एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो असली इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट P लिया, मैंने बोला कि इस रिजिड बॉडी का सारा जो मास जो है वो मैं कहां पर रखूंगा, पॉइंट P पे। जो पॉइंट P है, इट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस K फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने बोला इस वक्त जो इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैंने क्या लिया, I डैश। मैंने बोला I डैश जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस AB when the whole mass of rigid body is placed at point P, which is at perpendicular distance K from the axis of rotation। तब ये I डैश किसके बराबर होगा, I डैश होगा फिर mk स्क्वायर। इसको रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि ये सारा m इस सारे m को मैंने कहां पर रखा, P पे, ठीक है ना। इस मास को आप बोलो ये मास है ही नहीं, ये सारा मास कहां पर है, P पे। डिस्टेंस कितनी है, K। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फिर mk स्क्वायर। अगर ये K रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में बराबर होंगे। चूंकि मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन बताई, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from the axis of rotation of a rigid body, where if the whole mass of body is placed, then the rigid body will have same moment of inertia as it has due to actual mass distribution। अगर ये perpendicular distance के radius of gyration होगा, तब ये moment of inertia और ये moment of inertia आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है ना। if K is radius of gyration, if K is radius of gyration, then तब क्या होगा, जो I डैश होगा वो होगा I के बराबर। अगर ये डिस्टेंस K जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस K जो है, अगर ये रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, उस वक्त जो I डैश और I होगा ये क्या आपस में होंगे, बराबर। बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन। पुट करो वैल्यू पुट, I डैश का वैल्यू करो पुट। I डैश है mk स्क्वायर इज इक्वल टू I का वैल्यू पुट करो, वो है m इंटू, शाबाश, वो है m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये I डैश और I बराबर है। I डैश का वैल्यू दे दिया वो है mk स्क्वायर, I का वैल्यू दे दिया वो है m, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर प्लस डैश डैश Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये m और m खत्म, ठीक है। अब आपको क्या निकला यहां पर, शाबाश। अब आपको क्या निकला यहां पर, शाबाश, बता बराबर। आपको निकला k स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर
प्लस डैश 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 और n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। k का वैल्यू निकालो, k होगा फिर अंडर रूट ऑफ, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 और n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये जो है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो है ये मैंने निकाला एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो k है ये है अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। जरा बेटा यहां देखो, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश 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 rn डिवाइडेड बाय n। ये होगा मीन डिस्टेंस। r1 है डिस्टेंस, r2 है डिस्टेंस, r3 है डिस्टेंस। तो मैंने यहां पर किया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया मीन डिस्टेंस, ये हो गया मीन डिस्टेंस। अगर मैं इनको स्क्वायर रखूंगा ऊपर, ये बनेगा मीन स्क्वायर डिस्टेंस। पहले ये देखो, ये है मीन डिस्टेंस, r1 भी डिस्टेंस, r2 भी डिस्टेंस, r3 भी डिस्टेंस। इनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो हमें निकलेगा अरिथमेटिक मीन। तो यह है मीन डिस्टेंस। अगर आप इनको स्क्वायर होंगे तो यह क्या बनेगा, मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ये इन पार्टिकल्स की मीन स्क्वायर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिन पार्टिकल्स की रिजिड बॉडी बनी है। अब इसको ऊपर से क्या है, रूट। तो तब ये क्या है, दिस इज रूट ऑफ, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ mean square distance of the particles of rigid body from the axis of rotation। लिहाजा आपका जो radius of gyration है, this radius of gyration is equal to square root of mean square distance of the particles of the rigid body from the axis of rotation। हम ऐसे लिखेंगे, hence the radius of gyration is equal to square root of mean square distance of the particles of rigid body from the axis of rotation। चूंकि जो ये radius of gyration है ये mean square distance है, यानी ये distance है, लिहाजा इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ k जो होगा SI सिस्टम में जो इसका यूनिट होगा वो होगा मीटर। डायमेंशन जो उसके होंगे वो होंगे L रेज़ टू पावर 1, क्योंकि ये मीन स्क्वायर डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट SI सिस्टम में होता है मीटर, अगर हम डायमेंशन निकालेंगे वो होगा L। ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल